पृथ्वीराज चौहान, ये नाम सुनते ही जहन में वीरता की एक तस्वीर बन जाती है ना? लेकिन हर महान योद्धा के पीछे एक कहानी होती है, एक शुरुआत होती है। आज हम उसी कहानी की शुरुआत में चलेंगे। ये जानेंगे कि एक राजकुमार से महान सम्राट बनने का वो सफर शुरू कैसे हुआ। तो सवाल यही है कि आखिर एक महान राजा बनता कैसे है? क्या वो पैदा ही महान होते हैं या फिर उन्हें तराशा जाता है? पृथ्वीराज चौहान की कहानी में ना जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। तो चलिए उनके जन्म, उनकी परवरिश और उनकी शिक्षा की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर किसी की होती है, जन्म से। और जैसा कि अक्सर बड़े बड़े शासकों के साथ होता है, पृथ्वीराज के जन्म की कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि इसे एक भविष्यवाणी की तरह देखा गया। पृथ्वीराज का जन्म दो बहुत ही शक्तिशाली राजवंशों के संगम से हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर उत्तर भारत के ताकतवर चाहमान वंश के राजा थे और उनकी मां कर्पूर देवी मध्य भारत की बहुत प्रभावशाली कलचुरी राजकुमारी थीं। तो मतलब ये सिर्फ एक शाही जन्म नहीं था, ये एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन भी था जिसने उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इतिहासकारों ने जब पुराने ग्रंथों को पढ़ा तो एक तारीख पर सहमति बनी, साल 1166। ये सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि समझिए कि उस युग की शुरुआत थी जिसमें एक ऐसा योद्धा सामने आया जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। लेकिन बात सिर्फ साल की नहीं थी। पुराने ग्रंथों के मुताबिक उनका जन्म ज्येष्ठ महीने के 12वें दिन हुआ था और उस समय सितारों और ग्रहों की स्थिति को बेहद शुभ माना गया था। मतलब उस वक्त के लोगों का मानना था कि ये ब्रह्मांड का संकेत है कि ये बालक आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करेगा। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, आमतौर पर राजकुमार अपने पिता के ही राजमहल में पलते बढ़ते हैं, है ना? लेकिन पृथ्वीराज के साथ ऐसा नहीं था। उनकी परवरिश एक ऐसी जगह हुई जो उनका घर नहीं था, और यही वो बात है जो उनकी कहानी को और भी खास बनाती है। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म और पालन पोषण गुजरात के चोलुक्य दरबार में हुआ, जो कि उनका ननिहाल था। और मजे की बात यह है कि उनके पिता सोमेश्वर की परवरिश भी वहीं हुई थी। तो जाहिर है इस अलग तरह के माहौल का उनके सोचने समझने के तरीके पर, उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। देखिए, एक राजा को सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं आना चाहिए, उसे कलम की ताकत का भी अंदाजा होना चाहिए। पृथ्वीराज का प्रशिक्षण बिल्कुल इसी संतुलन पर आधारित था। मतलब एक ऐसा विद्वान तैयार करना जो एक महान योद्धा भी हो। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी थी। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से हमें उनकी शिक्षा की एक झलक मिलती है। और ये कोई आम पढ़ाई नहीं थी। एक तरफ उन्होंने इतिहास, गणित और चिकित्सा जैसे विषय सीखे, तो दूसरी तरफ चित्रकला, दर्शन और धर्मशास्त्र जैसे कलात्मक और आध्यात्मिक विषयों में भी महारत हासिल की। ये एक पूरा पैकेज था जो उन्हें किसी भी चुनौती के लिए तैयार कर रहा था। अब यहाँ कहानी में एक और मजेदार बात सामने आती है। वो कितनी भाषाएं जानते थे, इसको लेकर पुराने ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं। एक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय कहता है कि वो 6 भाषाएं जानते थे। वहीं दूसरा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो इस संख्या को सीधे 14 बताता है, जिसे कई लोग थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मानते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे समय के साथ इतिहास और कहानियां आपस में घुल मिल जाती हैं। लेकिन वो भाषाएं 6 जानते थे या 14, इस पर भले ही बहस हो, पर एक बात पर सारे ग्रंथ सहमत हैं कि पृथ्वीराज धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। उनका तीर कभी निशाने से नहीं चूकता था। ये सिर्फ एक हुनर नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में उनका सबसे बड़ा हथियार था, जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। तो अगर हम देखें कि एक महान राजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी में हमें 3 खास चीजें मिलती हैं। एक शुभ शाही जन्म, गुजरात के दरबार में एक बिल्कुल अलग तरह की परवरिश, और एक ऐसी जबरदस्त शिक्षा जिसने उन्हें एक अपराजेय विद्वान योद्धा बना दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक विद्वान, एक योद्धा और एक महान राजा, क्या उनका ये भविष्य सितारों ने तय किया था, या फिर उसे मेहनत और लगन से क्लासरूम और रणभूमि में गढ़ा गया था? इस पर सोचा जा सकता है।